मुहे पिया मिलन की आस कलम अज़ हुमा वकास। किस्त नंबर 2। वो लोग गालिबन 5 लोग थे जो अभी थे। इनमें से एक को मेनेयर यानी सर बोल रहे थे। वो अब शाद लोगों के पास जा जाकर उनको हरासा कर रहा था। वो जिसके पास भी जाता उसे बालों से पकड़कर चेहरा ऊपर करता और इस शख्स की चीख व पुकार शुरू हो जाती और उसके साथ साथ बाकी सब लोग भी कांपने और रोने लगते। अलीदान ने जब्त से लबहयंचे जबकि हाथ रस्सी पर पूरी कुव्वत लगाने में मसरूफ थे। कट्टर ने अपना काम दिखा दिया था। रस्सी की गिरफ्त ढीली हो रही थी, गर्दन झुके रहने की वजह से शल हो रही थी, कुव्वत लगाने की वजह से पसीना नाक से टपक टपक कर मिट्टी पर गिर कर जिज्ब हो रहा था। इसे मालूम था उनका को मुतालबा पूरा ना होने पर ये लोग एक एक करके सब लोगों को मार देंगे। यहाँ के जंगल में रहने वाले एक रिहायशी कबीले के बागी लोग थे जो ये दिन ऑस्ट्रेलिया के बाशिंदों को यरगमाल बनाकर हुकूमत से मुख्तलिफ मुतालिबात कर रहे थे और मुतालिबात ना पूरे होने पर वो बेदर्दी से लोगों का कत्ल आम कर देते थे। और अलीदान को इस लम्हे यहाँ उस तरह जान से हाथ धोना हरगज़ कबूल नहीं था और शायद कुदरत भी इसका पूरा साथ दे रही थी। अचानक निस्वानी चीख पर बेसाख्ता वो नजरें उठाने पर मजबूर हुआ था। सियाफाम अफ्रीकी अब इस एशियन लड़की के बाल दबोचे उसके चेहरे पर झुका हुआ था और वो कांपते वजूद के साथ मछली की तरह तड़पती हुई रही थी। वो बहुत कद आवर और मजबूत डील डोल का आदमी था। बड़े से मोटी मोटी लटों वाले बाल कंधों पर खोल रखे थे। इसकी बेतहाशा सिया रंगत में उसकी सुर्ख आंखें इसको हैबतनाक बना रही थी। वो शायद इस लड़की को छोड़ना भूल गया था और अपनी आंखों को पूरी तरह खोले इसके चेहरे पर गाड़े हुए लंबे लंबे सांस ले रहा था। लड़की इसके सामने को नाजुक सी चिड़िया महसूस हो रही थी। असफरियन के बाल वो इस बुरी तरह दबोचे हुए था कि तकलीफ के जेर असर उसकी आंखों में पानी उमड़ आया। इस पर झुका वो हैबतनाक सूरत वाला आदमी इसे ऊपर से नीचे बुरी तरह घोर रहा था। गर्दन को बालों से पकड़कर इस बुरी तरह पीछे किया था कि असफरियन की सफ़ेद गर्दन की रगें वाज़ेह होने लगी थी। पूरा वजूद कांप रहा था। गर्दन और चेहरा खौफ और गर्मी के जेर असर पसीने में शराबूर था। इस शख्स की आंखों में उतरती शैतानियत असफरियन की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ाग थी। इसकी नज़रें वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। इसने अपना चेहरा असफरियन के चेहरे के बिल्कुल करीब किया। डीम ऐसी मोटहार हीरेन ब्रेन ये लड़की चाहिए, इसको लेकर उधर। इसने एक झटके से असफरियन को छोड़ा। असफरियन लड़खड़ा कर एक तरफ जमीन बोस हो समझ में नहीं आया इस आदमी ने क्या कहा, पर वो अब तेज तेज कदम उठाता वापस जा रहा था और 3 सियाफाम सर हिलाते हुए असफरियन की तरफ बढ़ रहे थे। टल हिरादी मैसियोप इस लड़की को उठा, वो अपनी जबान में बोल रहा था। गर्दन इशाराते लड़की की तरफ उठी थी। सबकी नज़रें बैक वक्त सियाह शर्ट में मलबूस लड़की की जानिब घूमी थी और उनमें मौजूद लंबे कद वाले आदमी के कदम भी। माहौल मुकम्मल सन्नाटे में आ गया था। लोगों की उभरती सिसकियां और रोने की आवाज़ें खौफ से दबने लगी थी। हर कोई 2 कदम पीछे हटने लगा था। सियाह शर्ट में मलबूस लड़की ने साथ वाली खातून का हाथ जोर से पकड़ लिया था। उनके हाथों में मौजूद असलहा और भयानक रूप ही दहशत ज़दा करने के लिए काफ़ी थे। कद आवर शख्स ने एक ही झटके में लड़की को कंधे पर उठा लिया। वो पेट के बिल इसके कंधे से पीछे की जानिब झोल रही थी। टांगे आगे की तरफ थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बचाओ कोई। वो दर्द और खौफ से चलाती हुई इसकी कमर पर सर मारती खुद को आज़ाद करवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। गो कि इसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। लड़की की चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि सब रोना भूल कर थर थर कांपने लगे थे। इसकी चीखों की गूंज जंगल में दूर दूर तक पहुंच रही थी। करीब था कि वो लोग लड़की समेत उनकी नज़रों से ओझल होते। एक चिंगार सुनाई दी थी। लियो हर छोड़ दो उसे। अलीदान की जानिब हर नज़र मुड़ी थी। यूं तमाम आवाज़ें थम गईं। लंबे कद वाले और उसके साथियों के कदम जिम गए। वो पलटे थे। वाद से और क्या बोल रहा है ये? लंबे कद वाले ने लब भींच कर अपने साथी से पूछा। गालिबन वो इंग्लिश नहीं जानता था। गिसे वरलादी मैसी कह रहा है लड़की को छोड़ दो। साथ खड़े सियाफाम ने गर्दन को हिलाते हुए कहा। अब वो तीनों अलीदान को घूरने में मसरूफ थे जो उठकर खड़ा हो चुका था। नीम दत साम इसको भी साथ ले चलू। अकद आवर सियाफाम ने पेशानी पर बिल डाले और दांतों को पेश कर कहा। और उसके ऐसा कहते ही दिनों सियाफाम अब अलीदान की तरफ कदम बढ़ाने लगे थे। अलीदान ने किसी भी तरह की मुज़ाहमत नहीं की। वो अब अलीदान को भी दोनों बाज़ह से पकड़कर घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। एक आदमी लड़की को अटे हुए थे और उसके बिल्कुल पीछे दिनों अलीदान को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। अलीदान की नज़रें उनके कंधों से लटकती राफुल पर थी।
राफुल के मुंह पर सीलांसर चढ़े थे जिनसे फार की आवाज़ न नहीं देती। लड़की मुसलसल चीख रही थी। वो लोग अब दरख्तों में से गुजरते हुए काफ़ी आगे आ चुके थे। यही वो महफूज जगह थी जहां इसे अपनी ज़िंदगी बचाने की आखिरी कोशिश करनी थी, क्योंकि इसके बाद इसका बचना मुमकिन नहीं था। अलीदान ने पूरी कुव्वत से बाजूहे को झटका दिया और रस्सी यकलख्त 2 टुकड़ों में तकसीम होती दूर जा गिरी। अलीदान के हाथों का यूं खुल जाना दिनों आदमियों की सोच से बिल्कुल बरक्स अमल था। इससे पहले वो संभल पाते, अलीदान बड़ी महारत से टांगें घुमाता उनको ज़मीन बोस कर चुका था। एक की आंख में कट्टर मारकर उसकी गिन को इसके गिले से खींचकर अब बाकी दिनों पर तान चुका था। सारा अमल इतनी तेजी से हुआ कि वो 2 लोग अपने कंधों पर लटकती गन्स को भी ना उतार सके। नीचे लूटपोट होता आदमी अपनी आंख पर हाथ रखे ऊंची आवाज में चीख रहा था। अलीदान ने तेजी से इसके सर के वस्त में फार किया। गिन को फिर से बर्क रफ्तारी से दिनों पर ताना। उनके अपनी अपनी राफुल पर बढ़ते हाथ फिर से थमगी। टेक ऑफ दी गर्ल एंड रेज योर हैंड। लड़की को नीचे उतारो और हाथ ऊपर करो फौरन, अलीदान ने फूली सांसों के साथ कहा, जबकि नजरें मुसलसल इर्द गिर्द का जायजे ले रही थी। जैसे ही इसने अजफरियन को नीचे उतार, वो भागती हुई अलीदान के पीछे थी। जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। वो दोनों आदमी अब हाथ ऊपर किए हुए थे। अलीदान ने एक लम्हे की भी देर किए बना दोनों पर फार किए। वो बेआवाज फार पर अब जमीन बोस हो चुके थे। अलीदान ने फटी आंखों से तीनों लाशों की तरफ देखती अजफरियन की तरफ देखा और फिर जल्दी से इसके बंधे हाथों की रस्सी को खोला। तीनों गन्स को अपने गिले में लटका कर अजफरियन को इशारा किया, भागो। अजफरियन कांपती हुई अब इस रास्ते की मुखालिफ समत में अलीदान के पीछे भाग रही थी। जो गुर्स तेजी से जमीन को रोंदते पीछे छोड़ रहे थे, कपड़ों से पते और झाड़ियां टकरा रही थी। वो अपनी जिंदगी में पहली दफा इतनी तेजी से भाग रही थी। इस लम्हे वो नहीं जानती थी वो कौन था, पर वो इसका मसीहा था। वो झाड़ियों को फलांता, दरख्तों से बचता अंधाधुंध भाग रहा था। अजफरियन इसके पीछे भागती हुई बेहाल हो चली थी। इनको उस तरह भागते हुए 10 मिनट के लगभग हो चुके थे। इस सारे लम्हे में लड़का कबार पीछे मोड़ को इसको देख चुका था और अर्द गिर्द नजर दौड़ा कर तसल्ली कर रहा था कि उनके पीछे वो लोग आ रहे हैं या नहीं। 10 मिनट इतनी तेज रफ्तारी में भागने के बाद अजफरियन ने चीख कर सामने भागते नफस को पुकारा, सुनो सुनो। अजफरियन पूरी कुव्वत से चीखी थी। वो एकदम से रुक कर पलटा, लबों पर उंगली रखे उसे खामोश रहने का इशारा करता अजफरियन के पास आया। सांस बेतहाशा फूल रहा था। भनवे सवालिया अंदाज में ऊपर उचका हुई थी, मुझसे और भागा नहीं जा रहा है, अजफरियन ने रोते हुए बचारगी से कहा। वो अभी तक फूली सांसों को बहाल नहीं कर पाती। अलीदान ने अर्द गिर्द नजर दौड़ा और फिर अपने सामने खड़ी बेहाल सी लड़की की तरफ देखा। वो अपनी जसामत के लिहाज से 19-20 साल की लड़की लग रही थी। मासूम सा बैजवी चेहरा, जिन पर उसकी छोटी सी तीखी नाक और खूबसूरत तराश के लब चेहरे को जाज़िब नजर बना रहे थे। सियाह शर्ट पर जगह जगह मिट्टी लगी थी। चेहरे और गर्दन पर बाल बिखरे हुए थे। इस सियाफाम का दीवाना हो जाना अब बखूबी समझ आ रहा था। अलीदान ने फौरन जहन झटका, देखो तुम्हारी बेकार की बातें सुनने का वक्त नहीं है, इस वक्त भागो। इतना कहकर वो फिर से भागने लगा था। अजफरियन ने रूहान सी सूरत बना और फिर से इसके पीछे भागना शुरू किया। मीर दिलावर विलास के गेट पर बैठे रहीम बाबा को मुस्कुराकर सलाम करती पोर्च पर नजर दौड़ाती वो लान तक पहुंची थी जहां वो सोजो के साथ बैठा था। वो इसे अपने कमरे की खिड़की से देख चुकी थी और यह अच्छा मौका था इससे सारी बात की वजाहत लेने का, इसीलिए उनके घर चली थी। वज़गिल ने कमर पर हाथ धरकर सर को हवा में अफसोस के अंदाज में मारा और आगे बढ़ी। अदयान अदयान गुस्से से उसे पुकारती। अब वो इसके सर पर पहुंच चुकी थी। अदयान ने एक बेजार सी नज़र इस पर डालकर फिर से सोजो की तरफ तवज्जो मरकूज कर दी। अदयान की इस बेरुखी पर उज़गल का मुंह हैरत से वह हुआ, क्या हुआ है तुम्हें? इस सारे एटीट्यूड की वजह पूछ सकती हूँ? झटके से इसके बाजू को खींचकर रुख अपनी तरफ मोड़ा और उसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। अदयान ने नाक चढ़ाकर आंखों को सुकोड़ी इसकी तरफ देखा। मैरून रंग की घुटने तक आते फराक के नीचे जीन्स पहने वो इस सरमा शाम का हिस्सा लग रही थी। सोजो को गोद से रिहा बख्शी तो वो भागता हुआ दम हिलाता एक तरफ को चल दिया। मुझे क्या होगा? दिल पर काबू पाकर गहरी सांस ली और उठकर कपड़े झाड़ता वो पास खड़ी कल्ब जा से जबरदस्ती बेइतना बरत के एक तरफ पड़ी रैकेट और शटल को किट में डालने लगा। मोड बना है, इस तरह बात नहीं कर रहे, 1 हफ्ते से नोट कर रही हूँ मैं। उज़गल ने मुंह फैलाकर खफगी के अंदाज में शको किया, जिस पर अदयान के चेहरे पर और संजीदगी तारी हो चुकी थी।
वो जिंदगी में पहली दफा उजगल के साथ उस तरह का सलूक कर रहा था और ये सब कुछ एक हफ्ते से हो रहा था। उजगल को इस सब की आदत नहीं थी, इसलिए अदयान की ये बेइतना बुरी तरह खिल रही थी। कुछ नहीं हुआ, मेरा दिमाग खाना बंद करो प्लीज। सख्त लाजा अपनाया और नजरें चराहे जो बेसाख्ता इसके चेहरे के नकूश में उलझ कर दिल को बागी हो जाने पर उकसा रही थी। अदयान, यू नेवर ट्रीटेड मी लाइक दिस, व्हाट हैपेंड? उजगल ने रूहानी आवाज में कहा। अदयान का सख्त लहजा आंखों में पानी ले आया था। अदयान किया उसे तो किसी के भी सख्त लहजे की आदत नहीं थी। कुछ नहीं, यहाँ मजीद रहता तो पिघल जाने का डर था जो अब उसे होने नहीं देना था। सामने खड़ी इस लड़की की इज्जत करनी थी, मोहब्बत की जगह एहतराम को देनी थी, पर यह सब करना अभी इसके लिए आसान नहीं था। इसीलिए बेरुखी बरत रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता अब गेट की तरफ जा रहा था और उजगल नासमझी के लकीरें माथे पर सजाए मीर दिलावर विलास के वसीलान में परेशान हाल खड़ी थी। अलीदान ने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो बहुत पीछे घुटनों के बिल झुकी हुई थी। ऊंचे ऊंचे आसमान से बात करते दरख्तों के दरमियान में वो निढाल सी झुकी हुई गहरे सांस ले रही थी। उफ़, ये लड़की मरवा कर छोड़ेगी। दांत पीसता वो तेजी से वापस भागकर उसके पास आया। अर्द गिर्द नजर दौड़ा। असर होते ही जंगल में मिलगजा सा अंधेरा होने लगा था और अभी कुछ देर में सब कुछ नजर आना बंद हो जाना था जो इन दोनों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था। पर वो लोग जो अब तक तो उनको ढूंढने निकल पड़े होंगे, टार्च और लाट के साथ उनको खोज सकते थे, और यही डर अलीदान को मुसलसल भागने पर मजबूर कर रहा था। गो कि वो उनको लॉडेड 3 गिन अपने साथ लिए हुए था, पर उन लोगों की तादाद का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो कितने लोग उनको ढूंढने निकले होंगे। क्या हुआ अब? अलीदान ने इसके पास जाकर फूली सांसों के साथ पूछा, जबकि नजरें मुसलसल इर्द गिर्द का जायजे ले रही थी। वो अनजान थी, उनको मिले चंद घंटे ही हुए थे। वो इसे बचाने की आड़ में अपनी जान बचा पाया था। ये इसका अलीदान पर एहसान था और इसी एहसान के बोझ तले वो इसे साथ घसीटे फिर रहा था। नहीं तो इस लम्हे वो खुद को इस सारे झमेले से बासानी बचा सकता था, पर अब वो साथ थी तो उसे बचाना फर्ज बन गया था। पानी पानी पीना है मुझे, असफरियन ने मरियल सी आवाज में कहा और चेहरा ऊपर उठाकर सामने खड़े लड़के की तरफ देखा। इंसान था, जिन थका नहीं था। क्या? असफरियन का चेहरा जर्द पड़ चुका था। सांस था का बहाल होने का नाम नहीं ले रहा। जिस्म बिल्कुल लागर हो चुका था, गले में कांटे चुभने लगे थे। प्यास की शिद्दत का एहसास बुरी तरह बढ़ चुका था, जिसकी वजह से अब एक कदम भी चलना मुहाल था। क्या मेरी जान पर बनी है कि वो लोग हम तक ना पहुंच जाए और आपको पानी पीना है? अलीदान ने हैरत से सामने खड़ी लड़की को देखा। अब इस मेहरानी को मैं यहाँ कहाँ से मिनरल वाटर प्रोवाइड करूं? दांत पीसते हुए सोचा। वो सीधा सीधा वक्त ज़ा करवाने पर तली थी मैं, और नहीं भाग सकती, मुझे प्यास लगी है। असफरियन ने नफ़ी में जोर जोर से सर को हिलाया और रोते हुए कहा। सामने खड़े लड़के की पेशानी पर और ज्यादा शिकन नमूदार हुए। अफसोस से सांस लिया, लब भींच कर जब्त करने के अंदाज में अर्द गिर्द देखा। उफ़, ये बेजार हो रहा है, मुझसे छोड़ न जाए मुझे। असफरियन को एकदम से अनजाने से खौफ ने अघेरा। देखिए, अभी यहाँ तो कहीं पानी नहीं नजर आ रहा। अब थोड़ी सी हिम्मत पैदा करे, शायद आगे कहीं मिल जाए पानी। कमर पर हाथ धरे आवाज में से सख्ती को कम करते हुए कहा, क्योंकि सामने खड़ी लड़की का जर्द पड़ता चेहरा उसकी सच्चा का सबूत था कि इसकी हिम्मत जवाब दे रही है। वैसे भी वो नाजुक से डील डोल की लड़की इतने मील उसके साथ भाग थी, ये भी हैरत की बात थी। लेकिन मैं भाग नहीं सीखूंगी, असफरियन ने बचारगी से कहा। अलीदान ने इबर चढ़ाकर एक भरपूर नजर उसके जर्द पड़ते चेहरे पर डाली। तरस आ गया था हम पर। इस वक्त हमारा उनसे दूरी बनी रखना ज्यादा अहम है, पर सोच अंदाज में कहा, और अब की बार लहजे में कुछ नरमी दरी थी। असफरियन ने बच्चों की तरह सामने खड़े लड़के की तरफ देखा, जो इस वक्त इस घने सुनसान जंगल में वाहिद इसका अपना था। अलीदान अब बगौर इसका जायजे ले रहा था। दुबली सी तो है, अगर उसे उठाकर भागूं तो कितना वजन होगा इसका? अलीदान ने थोड़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा। मेरी पीठ पर चढ़ सकती है? किया अलीदान ने के अचानक कहने पर वो एकदम से सटपटा सीग पर वो बेहद संजीदा था। वाट घटी सी आवाज में चेहरे पर नासमझी सजा। अलीदान ने अफसोस से हाथ हुआ में अटे। क्या ड्रामे कर रही है अब ये बेवकूफ़ लड़की? अब इन हालात में क्या मैं इससे फ़ायदे उठाने के लिए उसे पास आना का कह रहा हूँ? ना नहीं, अब कैसे मुझे उठाकर भाग सकते हैं? असफरियन ने गोबड़ा कर कहा। असफरियन अभी उसकी पेशकश में ही उलझी हुई थी कि वो आगे बढ़ा। वो अब मजीद उसकी को बात सुनने के मोड में नहीं था। उसे बाजू से पकड़ पर कंधे पर डाला।
वो रुकी रुकी करती ही रह गई थी। अलीदान ने किसी बात पर कान नहीं धरा। मैं भाग सकता हूँ, अब परेशान ना हूँ, फूली सांस में कहा और भागना शुरू किया। असफरियन ने जोर से आंखों को बंद किया। वो वाकई में इसे गोद में अटे भाग रहा था, इस बात से अक्सर अनजान के अर्द गिर्द दरख्तों की शाखें और पत्ते जोर जोर से असफरियन के मुंह से टकरा रहे थे। गलत सोचा था, वो इतनी भी हल्की नहीं थी। अलीदान के वेट लिफ्टिंग के सारे रिकॉर्ड टूट रहे थे। क्यों, वो किस लिए है यहाँ? तुमने कहा था वो कभी नहीं गई यहाँ। इमेली ने उठाकर तकिया एक तरफ मारा। वो सुर्ख चेहरा लिए इस वक्त गुस्से की आखिरी हदों को पार कर रही थी। नजफ ने गहरी सांस ली। हाँ कहा था, पर मजबूरी बन गई है बेबी, समझा करो ना। नजफ का अंदाज इल्तिजा वाला था, पर सब बेकार था। वो उठा उठाकर चीजें फेंक रही थी। छोटे से कमरे में जगह जगह कारपेट पर मुख्तलिफ चीजें बिखरी हुई थी। वो बस करो तो मुझे बेवकूफ़ बनाना, इमेली ने हिकारत से कहा। गहरे गहरे सांस लेते हुए चेहरे का रुख एक तरफ मोड़ा। मैं तुमसे और जॉर्ज से प्यार करता हूँ, इससे आगे और कुछ नहीं। नजफ ने बेचारगी से इसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम अपनी माम को बता हमारे बारे में। एमिली ने कंधे को नागवारी से झटका, जिसकी वजह से नजफ का कंधे पर धुरा हाथ नीचे गिरा। नजफ के बजते फोन पर वो खामोश हुई। नजफ ने मोबाइल निकाला, एक नज़र डालते ही होठों पर उंगली रखी। इमेली को खामोश रहने का इशारा किया। नजफ, असफरियन घर नहीं पहुंची है, रात हो गई, न ही इसका नंबर लग रहा है। मादे बेगम की गेबुरासी आवाज़ फोन में उभरी। नजफ ने घबराकर सर पर हाथ रखा। ये लड़की इज्जत बन थी इसके लिए। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे हर चीज़ नोट करवा थी, नजफ ने नागवारी से कहा। इमेली ने घोर कर नजफ की तरफ देखा। नजफ ने इल्तिजा नजरों से इसके आगे हाथ की 2 उंगलियों को जोड़ते हुए मजबूरी का इशारा किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम फौरन घर पहुंचो, मेरा दिल घबरा रहा है, मादे ने परेशान से लहजे में कहा। नजफ ने घड़ी पर नजर डाली। रात के 7 बज रहे थे। इसे 4 बजे घर पहुंच जाना चाहिए था। ओके, मैं आता हूँ, आहिस्ता सी आवाज में कहा और फोन बंद करता हुआ बाहें फैलाकर कुछ दूर खड़ी इमेली की तरफ बढ़ा। इमेली, माँ बेबी प्लीज अंडरस्टैंड माय सिचुएशन।